16वीं और 17वीं सदी के भारत में आपका स्वागत है। एक ऐसा दौर जब देश की लगभग आप सोचिए 85% आबादी गांवों में बसती थी। जी। आज हम मुगल काल के उसी ग्रामीण भारत की दुनिया में एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि लोग क्या उगाते थे, बल्कि किसान, जमींदार और सल्तनत के बीच वो जो सत्ता का खेल था, बिल्कुल जो जमीन के हर टुकड़े पे खेला जा रहा था, उसे समझना है। सही बात है। और इस पड़ताल के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी कमाल के हैं। एक तरफ है मुगल दरबार के शाही दस्तावेज, जैसे अबुल फजल की मशहूर आईने अकबरी, जी, जो हमें एक तरह से ऊपर से तस्वीर दिखाती है सरकार की नजर से। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिले वो जमीनी दस्तावेज जो गांव के अंदर की हकीकत बताते हैं। हाँ। तो सवाल ये है, इस पूरी व्यवस्था की असल चाबी किसके हाथ में थी? क्या वो किसान था, या गांव की पंचायत, या फिर वो ताकतवर जमींदार? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। किसान। बिल्कुल, किसान। फारसी दस्तावेजों में उनके लिए रैयत या मुजारियान जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। जी। लेकिन जब हम किसान कहते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। क्या उस दौर में भी सभी किसान मतलब एक जैसे ही थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। मोटे तौर पर किसानों के कह सकते हैं दो मुख्य वर्ग थे। अच्छा। पहले थे खुदकाश्त। खुदकाश्त। हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो किसान थे जो उसी गांव के निवासी थे और अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर खेती करते थे। यानी ये गांव के पक्के बाशिंदे थे जिनकी जड़ें वहीं थीं। बिल्कुल। इन्हें गांव में एक स्थायी और सम्मानित दर्जा भी हासिल था। तो फिर दूसरे कौन थे? दूसरे थे पाही काश्त। पाही काश्त। जी। इन्हें हम एक तरह से बाहरी या कह लीजिए ठेके पर काम करने वाले किसान कह सकते हैं। ये वो लोग थे जो किसी दूसरे गांव से आकर किराए पर जमीन लेते थे और खेती करते थे। लेकिन कोई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में खेती करने क्यों जाएगा? क्या कोई मजबूरी थी? दोनों बातें थीं। कुछ किसान तो बेहतर शर्तों की तलाश में अपनी मर्जी से भी जाते थे। जैसे? मान लीजिए किसी गांव में लगान की दरें कम हैं या जमीन ज्यादा उपजाऊ है, तो किसान वहां चले जाते थे। समझ गया। लेकिन ज्यादातर मामलों में वजह मजबूरी होती थी, जैसे अकाल पड़ गया या लगान का बोझ इतना बढ़ गया कि अपना गांव छोड़ना ही पड़ा। ओह। तो ये पाहीन काश्त किसान एक तरह से उस दौर के कृषि प्रवासी थे। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब किसानों के बीच भी एक सामाजिक और आर्थिक सीढ़ी थी। बिल्कुल। लेकिन क्या जमीन पर उनका मालिकाना हक था? क्या वे इसे आज की तरह खरीद या बेच सकते थे? हाँ, जमीन पर व्यक्तिगत मुल्कियत का अधिकार था। किसान अपनी जमीन को खरीद, बेच या गिरवी रख सकते थे। अच्छा। बिल्कुल किसी दूसरी संपत्ति की तरह। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। वो क्या? ज्यादातर किसानों के पास संसाधन इतने कम थे कि इस अधिकार का कोई खास मतलब नहीं रह जाता था। स्रोत बताते हैं कि उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास मुश्किल से एक जोड़ी बैल और 2 हल होते थे। अब आप सोचिए, इतने कम साधनों से कोई कितनी जमीन जोत सकता है? सही बात है। इसका मतलब अमीरी गरीबी का पैमाना भी बहुत अलग रहा होगा। 6 एकड़ जमीन है तो उसे अमीर माना जाता था। वहीं बंगाल जैसे ज्यादा उपजाऊ इलाके में 10 एकड़ जमीन वाले को संपन्न समझा जाता था। तो ज्यादातर किसान कह सकते हैं बस गुजारा ही कर रहे थे। चलिए अब खेतों की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय खेती तो मानसून का जुआ है। आज भी है। हाँ, आज भी है। लेकिन सिर्फ बारिश के भरोसे तो हर फसल नहीं उग सकती। सिंचाई के क्या इंतजाम थे? देखिए, सिंचाई के लिए लोग सिर्फ आसमान की तरफ नहीं देखते थे। कई कृत्रिम तरीके अपनाए गए थे। अच्छा। खुद पहले मुगल बादशाह बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इसका जिक्र किया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने लाहौर और दीपालपुर जैसे इलाकों में राहट के इस्तेमाल का जिक्र किया है। राहट यानी वो पर्शियन व्हील? जी बिल्कुल, जिसे बैलों की मदद से घुमाया जाता था और कुएं से लगातार पानी निकलता रहता था। वहीं आगरा के आसपास बाल्टी से पानी खींचकर सिंचाई होती थी। यानी तकनीक थी, भले ही आज की तरह आधुनिक न हो। इसमें सरकार का क्या रोल था? सरकार की भी इसमें सीधी दिलचस्पी थी, क्योंकि बेहतर सिंचाई मतलब बेहतर फसल, और बेहतर फसल मतलब ज्यादा राजस्व। बिल्कुल। शाहजहां के दौर का एक मशहूर उदाहरण है पंजाब की शाह नहर का। हाँ। उस पुरानी नहर की मरम्मत करवाई गई और कई नई नहरें भी खुदवाई गईं। तो हाँ, सरकार बड़ी परियोजनाओं में निवेश करती थी। और खेती के औजारों की क्या स्थिति थी? औजार बहुत सीधे साधे थे। लकड़ी का हल जिसमें बस नोक पर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लगा होता था। अच्छा।
बीज बोने के लिए भी बैलों से खींची जाने वाली एक तरह की ड्रिल का इस्तेमाल होता था, लेकिन ज्यादातर किसान वैसे ही हाथ से बीज छिड़क कर ही बोते थे। मतलब तकनीक में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया था? नहीं, कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं था। तकनीक भले ही पुरानी हो, लेकिन मुझे जिस बात ने हैरान किया वो है फसलों की विविधता। आईने अकबरी में लिखा है कि अकेले आगरा सूबे में 39 किस्म की और दिल्ली में 43 किस्म की फसलें थीं। जी। और बंगाल में तो चावल की ही 50 किस्में। ये तो अविश्वसनीय लगता है। ये बिल्कुल सही है, और इसका एक बड़ा कारण था बाजार और राजस्व। मतलब किसान सिर्फ अपने खाने के लिए खेती नहीं कर रहे थे, वे बाजार के लिए भी उगा रहे थे। कपास और गन्ने जैसी फसलें, जिन्हें जिनसे कामिल यानी उत्तम फसलें कहा जाता था, बहुत अहम थी। जिनसे कामिल, ये क्या था? ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है परफेक्ट क्रॉप्स। अच्छा। ये वो फसलें थी जिनकी व्यावसायिक कीमत बहुत ज्यादा थी, जैसे कपास, गन्ना, तिलहन वगैरह। तो सरकार इन्हें बढ़ावा देती होगी? बिल्कुल, मुगल सरकार किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करती थी, क्योंकि इन पर लगान भी ज्यादा मिलता था, और वो भी नकद। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। तो फिर देखिए, जिनसे कामिल जैसी कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देकर मुगल सरकार असल में गांव को अपनी बड़ी नकदी आधारित अर्थव्यवस्था में खींच रही थी। इससे किसानों की आत्मनिर्भरता कम हुई होगी। सही पकड़ा आपने, वे बाजार और सरकार पर ज्यादा निर्भर हो गए। मतलब गांव की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूरी दुनिया से जुड़ रही थी। और मैंने पढ़ा कि इसी दौर में बहुत सी नई फसलें भी भारत आईं। हाँ, जो आज हमारी रसोई का हिस्सा है। बिल्कुल। ये वैश्वीकरण का एक शुरुआती दौर था। मक्का अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत पहुंचा, और आज जिनके बिना हमारा खाना अधूरा है, टमाटर, आलू, मिर्च, ये सब बाहर से आए? जी, ये सब नई दुनिया यानी अमेरिका से आए। कमाल है। और तंबाकू की कहानी तो और भी मजेदार है। वो पुर्तगालियों के जरिए दक्कन पहुंचा और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय हो गया। हाँ, और जहांगीर ने इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी की थी। लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे। लगता है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। सही बात है। तो किसानों की जिंदगी इतनी मुश्किलों और दबावों से भरी थी, लेकिन वे अकेले तो नहीं थे। उनका एक पूरा सामाजिक ढांचा था, पंचायत थी। ये गांव का समुदाय असल में काम कैसे करता था? गांव का समुदाय 3 मुख्य हिस्सों से बना था: खेतीहर किसान, गांव की पंचायत और गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। बिल्कुल, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कोई बराबरी वाला समुदाय नहीं था। इसमें जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें थीं और भेदभाव साफ दिखाई देता था। किस तरह का भेदभाव? खेतीहरों में ही एक बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का था जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। ये खेतीहर मजदूर थे, जिन्हें मजूर कहा जाता था। अच्छा। इन्हें गांव के छोटे मोटे और नीच समझे जाने वाले काम दिए जाते थे, और ये भयंकर गरीबी में जीते थे। और ये सिर्फ हिंदुओं में था? नहीं, मुस्लिम समुदायों में भी हलाल खोरान जैसे समूह जो सफाई का काम करते थे, उन्हें गांव के अंदर रहने की इजाजत नहीं थी। उनकी बस्तियां गांव के बाहर होती थीं। तो ऐसे में पंचायत की क्या भूमिका थी? क्या वो न्याय करती थी? पंचायत एक दिलचस्प संस्था थी। ये गांव के बुजुर्ग और सम्मानित लोगों की सभा होती थी। लेकिन इसमें शामिल कौन हो सकता था? सिर्फ वो लोग जिनके पास अपनी पुश्तैनी संपत्ति के अधिकार थे। तो ये लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक तरह का अल्पतंत्र था। ओलिगार्की, यानी कुछ ताकतवर लोगों का शासन। जी, और पंचायत के फैसले गांव के सभी लोगों को मानने पड़ते थे। और इस पंचायत को चलाता कौन था? इसका मुखिया? पंचायत का मुखिया मुकद्दम होता था। उसका चुनाव गांव के बड़े बूढ़े आपसी सहमति से करते थे। और एक बार चुने जाने के बाद वो तब तक पद पर रहता था जब तक उसे गांव के बुजुर्गों का भरोसा हासिल हो। और उसका मुख्य काम क्या था? उसका सबसे जरूरी काम था गांव के राजस्व का लेखा जोखा तैयार करवाना। वो पटवारी की मदद से यह काम करता था। क्या पंचायत सिर्फ हिसाब किताब और फैसले सुनाने का काम करती थी, या कुछ और भी? नहीं, उसके कुछ सकारात्मक काम भी थे। वो सामुदायिक कल्याण के काम भी देखती थीं, जैसे बाढ़ आ गई तो मिलकर उसका सामना करना, या सिंचाई के लिए नहर खुदवाना। लेकिन इसका खर्च उस पैसे से उठाया जाता था जो गांव के हर व्यक्ति से इकट्ठा किया जाता था। अच्छा। लेकिन पंचायत का एक और बहुत बड़ा और कह सकते ताकतवर काम था। तो वो क्या था? जाति की हदों को बनाए रखना। पंचायत ये सुनिश्चित करती थी कि गांव में कोई भी अपनी जाति के नियमों को न तोड़े, खासकर शादी ब्याह के मामलों में। और अगर कोई नियम तोड़ता तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता था, और सबसे बड़ी सजा थी समुदाय से बाहर निकाल देना। ओह, ये तो बहुत सख्त सजा रही होगी। उस जमाने में मौत से भी बदतर सजा मानी जाती थी।
और इसके अलावा हर जाति की अपनी अलग जाति पंचायत भी होती थी। इस पूरी तस्वीर में महिलाओं की जगह कहाँ थी? खेती किसानी में तो उनकी भूमिका बहुत अहम रही होगी। बिल्कुल। कृषि उत्पादन में महिलाओं के बिना तो गुजारा ही नहीं था। वे पुरुषों के साथ खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थीं। जी। बीज बोने से लेकर निराई गुड़ाई और फसल काटने तक सब कुछ। उस दुनिया में घर और बाहर जैसा कोई सख्त बंटवारा मुमकिन ही नहीं था। सही कहा आपने। खेती घर था और घर ही खेत। लेकिन कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह भी थे। जैसे मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पवित्र माने जाने वाले हल को या कुम्हार के चाक को छूने की मनाही थी। एक विरोधाभास था। बिल्कुल। वे उत्पादन के लिए जरूरी भी थीं और कुछ मामलों में अशुद्ध भी मानी जाती थीं। और खेतों के अलावा? खेतों के अलावा जो दस्तकारी का काम था वो तो लगभग पूरी तरह महिला श्रम पर ही निर्भर था। सूत काटना, बर्तनों के लिए मिट्टी गूंदना, कपड़ों पर कढ़ाई करना। और एक सीधा सा नियम था, जैसा मैंने पढ़ा, कि कोई उत्पाद जितना व्यावसायिक होता, महिलाओं के श्रम की मांग उतनी ही बढ़ जाती। हाँ बिल्कुल। यानी आर्थिक रूप से वे बहुत महत्वपूर्ण थीं। और सामाजिक रूप से भी? सामाजिक रूप से भी वे एक संसाधन थीं, क्योंकि वे श्रम पर निर्भर समाज में बच्चों को जन्म देती थीं। और ये बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन उस दौर में कई ग्रामीण समुदायों में लड़कियों की कमी थी। अच्छा। इस वजह से दहेज की प्रथा नहीं, बल्कि वधू मूल्य यानी ब्राइड प्राइस का रिवाज था। मतलब लड़के का परिवार लड़की के परिवार को पैसे देता था। जी। और समाज में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी आमतौर पर मंजूरी थी, क्योंकि हर हाथ काम करने के लिए जरूरी था। बिल्कुल। लेकिन क्या उनके पास कोई अधिकार भी थे, या वे सिर्फ परिवार की संपत्ति समझी जाती थी? नियंत्रण बहुत सख्त था, इसमें कोई शक नहीं। परिवार का मुखिया पुरुष ही होता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं के पास कोई अधिकार थे ही नहीं। अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी होती तो वे पंचायत में न्याय की गुहार लगा सकती थीं। और संपत्ति का अधिकार? जमींदार वर्ग की महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। हमारे पास पंजाब से ऐसे दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि महिलाएं, यहाँ तक कि विधवाएं भी विरासत में मिली जमीन को बेच रही थीं। सच में? जी। और सबसे बड़ा उदाहरण तो बंगाल की राजशाही जमींदारी का है। वो 18वीं सदी की सबसे बड़ी जमींदारियों में से एक थी और उसकी मुखिया एक महिला थी। ये तो हुई बसे हुए गांव की कहानी, लेकिन उस वक्त का भारत सिर्फ गांव तक तो सीमित नहीं था। एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका था। हाँ। वहां क्या हो रहा था? वो एक समानांतर दुनिया थी। एक अनुमान के मुताबिक उस दौर में भारत का लगभग 40% भूभाग जंगलों से ढका था। 40%? जी। और इन जंगलों में रहने वालों को जंगली कहा जाता था। तो जंगली शब्द का मतलब तो आज हम असभ्य या बर्बर समझते हैं। लेकिन उस समय इसका ये मतलब नहीं था। ये बस एक तटस्थ शब्द था जिसका मतलब था वो लोग जिनकी आजीविका पूरी तरह से जंगल के उत्पादों, शिकार और झूम खेती पर निर्भर थी। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जी। वे एक जगह टिककर खेती नहीं करते थे। तो सरकार इन लोगों को किस नजर से देखती थी? सरकार की नजर में जंगल एक किस्म की विद्रोही जगह थी। एक ऐसी जगह जहां उपद्रवी और बागी शरण लेते थे। मवास जिसे कहते थे? बिल्कुल, मवास। लेकिन साथ ही सरकार को जंगल से बहुत कुछ चाहिए भी था। जैसे मुगल सेना को अपनी ताकत के लिए हाथियों की जरूरत थी। तो जंगल में रहने वाले कबीलों से पेशकश यानी एक तरह के नजराने के तौर पर हाथी लिए जाते थे। और हाथियों के अलावा शहद, मोम और लाख जैसे जंगली उत्पादों की बाजार में भारी मांग थी। इस व्यापार की वजह से भी बाहरी लोग जंगलों में घुसने लगे। जमींदार और खुद मुगल सरकार। जमींदार कौन थे और उनकी ताकत का राज क्या था? जमींदार वो वर्ग था जो खेती से ही अपनी आमदनी हासिल करता था, लेकिन खुद खेतों में काम नहीं करता था। जमीन के मालिक? हाँ, भूस्वामी। समाज में उनकी ऊंची हैसियत की वजह से उन्हें कुछ खास अधिकार मिले हुए थे। उनकी ताकत का पहला स्रोत था उनकी अपनी निजी जमीनें, जिन्हें मिल्कियत कहा जाता था। और दूसरा और सबसे बड़ा स्रोत था राजस्व वसूलने का अधिकार। वे सरकार की तरफ से अपने इलाके के गांवों से लगान वसूल करते थे और इस काम के बदले उन्हें कुल वसूली का एक हिस्सा मिलता था। लेकिन उनकी असली ताकत तो कुछ और थी। हाँ, उनकी असली ताकत थी उनकी सैन्य शक्ति। हर बड़े जमींदार के पास अपनी छोटी मोटी सेना होती थी। घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपखाने तक। उनके अपने किले होते थे। आईने अकबरी के आंकड़े बताते हैं कि अगर पूरे मुगल भारत के जमींदारों की फौजी ताकत को मिला दिया जाए तो वो बादशाह की सेना से भी बड़ी थी। बाप रे! तो फिर किसान और जमींदार का रिश्ता कैसा था?
क्या ये सिर्फ शोषण का रिश्ता था? ये एक बहुत ही जटिल रिश्ता था। एक स्तर पर ये शोषण का ही था, क्योंकि जमींदार किसानों की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले लेता था। लेकिन इसमें संरक्षण और पारस्परिकता का एक तत्व भी था। जमींदार अक्सर अपने किसानों को मुश्किल वक्त में मदद भी करता था। और ये दिलचस्प है कि उस दौर के भक्ति संतों ने भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों की तो खूब आलोचना की है, लेकिन जमींदारों की नहीं। और क्या किसान कभी जमींदारों के खिलाफ खड़े हुए? बहुत कम, बल्कि ज्यादातर मामलों में इसका उल्टा हुआ। 17वीं सदी में जब किसानों ने ऊंचे लगान के खिलाफ विद्रोह किए, तो कई बार उन्होंने जमींदारों के नेतृत्व में ही सरकार के खिलाफ बगावत की। अच्छा जी, क्योंकि किसान की पहली लड़ाई अक्सर सीधे सरकार के नुमाइंदों से होती थी और जमींदार उनका स्थानीय सरदार होता था। और अंत में पूरी व्यवस्था के शीर्ष पर बैठी मुगल सरकार की राजस्व प्रणाली, ये कैसे काम करती थी? ये मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। जमीन से राजस्व वसूलने के लिए एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा बनाया गया था, जिसका मुखिया दीवान होता था। लगान तय कैसे किया जाता था? इसके 2 चरण होते थे। पहला था जमा, यानी ये तय करना कि किसी इलाके से कुल कितना राजस्व वसूला जाना है, एक तरह का अनुमान। हाँ। और दूसरा और असली चरण था हासिल, यानी वाकई में कितनी रकम वसूली गई। अकबर के शासनकाल में जमीन का बहुत वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण भी किया गया था। किस तरह का वर्गीकरण? जमीन को उसकी उर्वरता के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया था। सबसे अच्छी जमीन थी पौलज, जिस पर हर साल फसल होती थी। और बाकी? फिर थी परौती, जिसे कुछ साल खाली छोड़ा जाता था। उसके बाद चच्चर और बंजर जमीनें आती थीं, जिन पर लगान की दरें बहुत कम होती थीं। मतलब व्यवस्था काफी सोची समझी थी। बहुत। और किसानों को ये सुविधा थी कि वे लगान नकद या अनाज दोनों में से किसी भी रूप में चुका सकते थे। तो 16वीं और 17वीं सदी का ग्रामीण भारत सिर्फ खेतों और फसलों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये खुदकाश्त और पाही काश्त जैसे किसानों के बीच के फर्क की कहानी है। ये जिनसे कामिल जैसी व्यावसायिक फसलों की कहानी है, जिसने गांवों को दुनिया के बाजारों से जोड़ दिया। बिल्कुल। ये गांव की पंचायत की कहानी है, जो न्याय भी करती थी और जाति की बेड़ियों को मजबूत भी। ये उन महिलाओं की कहानी है जो खेतों की रीढ़ थीं, फिर भी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। और इन सब के ऊपर जमींदारों और मुगल सल्तनत की सत्ता की परतें थीं, जो इस पूरी व्यवस्था को अपने अपने तरीके से चला रही थीं। ये एक जीती जागी थी, गतिशील और अक्सर टकराव से भरी दुनिया थी। हाँ, जहां सहयोग और संघर्ष साथ साथ चलते थे। आज की उस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। उस समय की कृषि संरचना, जिसमें गहरी सामाजिक ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव और जमींदार किसान जैसे जटिल रिश्ते शामिल थे, उसके कौन से अवशेष और परछाइयां आज भी आधुनिक ग्रामीण भारत को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही होंगी।